तमाम तारीफें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम यह साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन यह स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है, लिहाजा नतीजा क्या निकला, हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इंडेफिनेट आर्गुमेंट है या डेफिनेट आर्गुमेंट है? ये डेफिनेट आर्गुमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है, इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में यह भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्गुमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। चलें अब हम एक एग्जांपल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो। तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया, इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए। लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि खुद ब खुद बन गई, लेकिन यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे, और मिसाल देंगे कि पहले जमाने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी। ये हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं।
ये हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना के प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से ये कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पर मैं इंशाल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में। क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो इविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं इविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। क्योंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए इविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाएं उसी एग्जांपल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक, हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू मुफ्ती साहब। इस आर्ग्यूमेंट का राउंड 2 पूरा हुआ, अब रिबटल का राउंड 2 है और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपका, 16 मिनट है, हम दोनों लोगों के सवाल लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूंगा कि आगे डिस्कस करूं, लेकिन चूंकि अभी ये वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूँगा, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब यह है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेड है। जो भी चीज डिपेंडेड होगी वो चीज इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज है, मुत्तफक अलैह अग्रीड अपॉन। इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसिटी पर। नहीं, कोई जरूरत नहीं रुकने की। किसने कहा रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से जब वक्त नहीं था। आप कहाँ रुकते हैं कि अब हुआ था वो? आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती हैं, बिगड़ती हैं। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है। इंसान की एक छोटे से जर्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी अपने नहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे। तो इसमें ये सोचना कि इसकी वजूहात और ये क्यों है, ये डिपेंडेंट है, ये हम देख रहे हैं। क्या मालूम? आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, काफ़ी है। ये फैल क्यों रही है? और कौन सी कायनात जिसे मैं दूरबीन से देखता हूँ तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूँ तो 20 करोड़ साल में वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसकी ज़रूरत क्या थी? ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात के लिए बनाई गई ना। तो ये सब ये टर्म समझ में नहीं आया, इसमें कोई खास समझने वाली बात थी भी नहीं। ये जो अल्टीमेट कहा यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। अच्छा, ये सब इंसान के लिए। क्यों साहब? सही है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है, इसे कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा था उसने, बर्टन रसल ने। आपने उसे मजाक में टाल दिया कि भाई आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूं कि ये गलत है दावा? आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं है। मैंने थोड़ी कहा है,
आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है। आप आर्ग्यूमेंट ऑफ मैं ये पूछना चाहूंगा कि खुदा ने जो भी रेवलेशन किए हैं एक मतलब के नहीं बहुत से मजहबों में किए हैं, अलग अलग रेवलेशन है, कहीं कुछ एक बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी है आपस में, कहीं कुछ आप कर सकते हैं कहीं कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि सबकी कोड ऑफ मॉरल एक है। तो ये किस्सा क्या है? अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर करती, करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज़ आ जाती, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें सॉलिड, ये कैसा कि यूनिवर्स कैसे बनी, इससे मसला क्या हल होगा? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना, क्यों नहीं पूछूंगा कैसे बना? बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जी वो हमेशा से भाई आप कहेंगे मैं मान लूंगा। अच्छा दोयम वो कादिर मुखलक, यानी कादिर मुखलक का मतलब ओमनीपोटेंट, जो चाहे कर सकता है, आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपकी अच्छी जगह शादी करवा सकता है, आपके पड़ोसी का मुकदमा हरवा सकता है, आपको जिता सकता है, सब काम करता है। थोड़ा सा माइक क्लोज। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है? ये दुनिया कैसे चल रही है? आपको इस पर हैरत नहीं होती? या क़यामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा जिसकी धज्जियाँ उड़ गई बम से, इसको इंसाफ मिलेगा तब? अच्छा अब जवाब दूं? हाँ दीजिए। मैं वही सीधे आपकी तरफ। सबसे पहले आपने रेवलेशन और स्क्रिप्चर्स की बात की, इस पे मैं बात कर सकता हूं लेकिन आज नहीं करूंगा क्योंकि वक्त कम है, कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। मैं तैयार हूं उस पे भी बात करने के लिए। ये अभी से राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है। डज गॉड एग्जिस्ट राउंड 2? जी चूंकि आज गॉड के एग्जिस्टेंस पे बात है तो मैं उसी के रिलेटेड जो है आपके सवालात को एंटरटेन भी करूंगा और मैं भी पूछूंगा। आपने कहा कि आपने साबित ही नहीं किया, जबकि आर्गुमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी बुनियादी आर्गुमेंट है। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या कॉन्टिजेंसी? कॉन्टिंजेंसी का मतलब यह हुआ कि हर वो वजूद जो किसी भी चीज का पाबंद है, हर वो वजूद या हर वो चीज जो अपने एग्जिस्टेंस में किसी भी चीज के पाबंद है और उससे बाउंड है, उसको उसकी जरूरत है, उस पर डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई कॉज होता है। ये तो अकल की बात है, ये आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही कर रहा हूं। दूसरी चीज आपने ये बात कही कि इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए, सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ किए। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ को इतराज हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए, ये इजाजत आपको है नहीं, मुझे है। आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार बार आप एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं कि ओमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है। यही तो दरअसल समझना है कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल दर हकीकत 2 असम्पशंस पर कायम है। अगर आप इन 2 असम्पशंस को समझ जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आर्गुमेंट आपको समझ में आ जाएगी कि ये कोलैप्स कर जाता है। पॉइंट नंबर 1 यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम आपको समझ में आए या मुझे समझ में आए। अगर आप जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्गुमेंट है। और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है, हमसे ज्यादा नॉलेज और हमसे ज्यादा विजडम है। बताएं सर। सिंपल बात यह है कि मैं अगर ये यकीन कर लूँ कि एक ओमनीपोटेंट उसकी मसलहत है, ये जो बच्चे मर रहे हैं ये मसलहत है उसकी, मुझे नहीं चाहिए मसलहत, उसकी मसलहत नहीं, ये तो समझना है। मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा इस आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्गुमेंट 2 फॉल्स असम्पशंस पर है। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, दूसरा फॉल्स असम्पशन यह है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप नाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छा, अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही क्या नहीं। बात है? क्या आपने नुक्ता निकाला? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है? जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत- कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं,
वहां पर आप इवल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। मेरी बात सुनिए। क्या ये आर्गुमेंट ही गलत है? अगर- कि जब तक कि कोई इवल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा। सुनिए मेरी बात, हाँ। लेट मी कंप्लीट जी, सर। जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है। ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये अब सुन ले, अब सुन ले। गलत इस्तेमाल होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, कैसे गलत मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं, कोई बुराई होती है, तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूं कि इसकी फ्री विल की वजह से? मेरी मौत खुदा के हाथ है या ये फ्री विल वाले के हाथ है? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान। जी। ये कहना कि और उसको सजा मिलेगी। तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या खुदा, सॉरी अल्लाह नहीं, खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, नहीं। निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का। निजाम मौत और हयात को उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जांपल, हाँ। तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं। एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, लोग- आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं। अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते चलिए, कैसे हैं? आगे वापस आइए। जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को पूरी आराम मिले। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बगीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोज करेंगे। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते थे? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मैं मरकरी ऊपर एक जा रहा बात का है जवाब दे दूं। जी। प्लेनेट की ज्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे अच्छा, ये हैं। closing argument की बात- आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी, मेजॉरिटी जो कर देगा सही हो जाएगा। अरे Closing- इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। भाई मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्गुमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे। जावेद साहब क्लोजिंग आर्गुमेंट के बाद। ओके, Time starts now। बहुत शुक्रिया। जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतनी एकेडमिक तैयारी करके आया था, मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्गुमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्गुमेंट दे पाया। आर्गुमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्गुमेंट्स हैं और मेरे आर्गुमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया, रिफ्यूट नहीं किया, एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट है। नहीं हो बता देना। आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटीजेंसी का मतलब। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? आपस में, हाँ, आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप अपनी आर्गुमेंट ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर ले जी, आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्गुमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था।
आज तो हमारा टॉपिक आप मजहब से लेकर आईएस तक चले गए, भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड की एग्जिस्टेंस को मानती है, आप क्या नहीं है रिलीजियस है? तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू।